नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी संसद में छिड़े सियासी संग्राम की, नागपुर हिंसा को लेकर सीएम फडणवीस के बड़े बयान की, देखेंगे केंद्र सरकार के खिलाफ क्यों हाईकोर्ट पहुंचा एक्स मामला, किसानों पर पंजाब पुलिस के एक्शन से मचे बवाल को, जानेंगे क्यों विधानसभा में भिड़े सीएम नीतीश और राबड़ी देवी, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। दिल्ली में 3 मंदिरों पर बुलडोजर एक्शन के खिलाफ याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, दिल्ली हाई कोर्ट जाने के दिए निर्देश, अनाधिकृत निर्माण हटाने के लिए डीडीए की कार्रवाई पर विवाद। नागपुर हिंसा मामले पर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बड़ा बयान, कहा सांप्रदायिक हिंसा का कभी भी समर्थन नहीं। नीतीश राज में मोदी के मंत्री असुरक्षित, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के 2 भांजों ने एक दूसरे को मारी गोली, एक की गई जान, बहन भी घायल। हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, 899 अंकों की तेजी के साथ 76,348 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 283 अंकों के उछाल के साथ 23,190 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। संसद के बजट सत्र में पहले दिन से ही विपक्ष सरकार पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। सरकार की तरफ से भले ही दावा किया गया था कि वो हर विषय पर चर्चा को तैयार है, लेकिन जब भी विपक्ष की तरफ से चर्चा की मांग की गई, सरकार इसके लिए तैयार नहीं हुई। महाकुंभ का मामला हो या फिर नागपुर हिंसा का या वोटिंग लिस्ट में गड़बड़ी का, सरकार चर्चा से बचती दिखाई दी। सत्र के 7वें दिन भी विपक्ष ने केंद्र के खिलाफ जमकर आवाज उठाई। देखिए रिपोर्ट। संसद में एक बार फिर परिसीमन का मामला उठा। डीएम के सांसद कनिमोझी ने कहा, हम तमिलनाडु में निष्पक्ष परिसीमन चाहते हैं। केंद्र सरकार हमें संसद में ये मुद्दा उठाने नहीं दे रही। हमने 22 मार्च को सभी दलों की बैठक बुलाई है। डीएम के सांसद टी शिवा संसद में एक टी शर्ट पहनकर पहुंचे। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु निष्पक्ष परिसीमन पर जोर दे रहा है। इससे करीब 7 राज्य प्रभावित होंगे, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इसलिए हम निष्पक्ष परिसीमन की मांग को लेकर अपना विरोध प्रदर्शन जारी रख रहे हैं। परिसीमन को लेकर सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जबरदस्त टकराव भी दिखाई दिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि कोई भी व्यक्ति नारे लगी टी शर्ट पहनकर नहीं आ सकता। सदन इस तरह से नहीं चलेगा। लेकिन दोनों पक्षों के बीच लोकसभा और राज्यसभा में दिन भर टकराव की स्थिति बनी रही, जिसके चलते संसद में कोई कामकाज नहीं हो पाया। इससे पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा था कि वो भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण यानी IRDA और भारतीय जीवन बीमा निगम LIC द्वारा नियमों में बदलाव किए जाने से संबंधित LIC एजेंट की चिंताओं को संसद में उठाएंगे, लेकिन उन्हें भी अपनी बात रखने का मौका नहीं मिला। इस बीच भाषा विवाद पर भी सरकार की सफाई सामने आई है। शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने राज्यसभा में कहा कि 3 भाषा फॉर्मूले में अधिक लचीलापन होगा और छात्रों द्वारा सीखी जाने वाली भाषाएं राज्य क्षेत्र और निश्चित रूप से छात्र की खुद की पसंद होंगी। दरअसल संसद में दक्षिण भारत के सांसदों ने हिंदी थोपने को लेकर भी विरोध जताया है। संसद में बीजेपी घिरती दिखाई दे रही है, तो नागपुर में हुई सांप्रदायिक हिंसा को लेकर भी बीजेपी पर सवाल खड़े हो रही हैं। नागपुर में मचा बवाल थमने के बजाय बढ़ता जा रहा है। इन सबके बीच राज्य की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी नेताओं के बयान भी आ रहे हैं, जिसको लेकर अब फडणवीस ने मंत्रिमंडल के सहयोगियों को सलाह दी है। तो आखिर क्यों फडणवीस ने दी सलाह, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। कब्र खोदने की बात करने वाले फडणवीस अचानक से राजधर्म की बात करने लगे तो जानकारों के कान खड़े हो गए। औरंगजेब को लेकर छिड़ा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा, लेकिन अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नया बयान देकर सबको हैरान कर दिया। दरअसल फडणवीस ने अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों को सलाह दी कि वो कोई ऐसा बयान ना दे जिससे समाज में द्वेष और नफरत फैले। उन्होंने मंत्रियों को याद दिलाया कि उन्हें दिवंगत बीजेपी नेता और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की राजधर्म का पालन करना चाहिए। मुख्यमंत्री फडणवीस की ये टिप्पणी 2 दिन पहले नागपुर में भड़की हिंसा और बीजेपी मंत्री नितेश राणे के हाल के विवादास्पद बयानों के संदर्भ में आई है। हालांकि उन्होंने किसी विशेष व्यक्ति का नाम नहीं लिया। अब जानकारों का कहना है कि जिस तरह से औरंगजेब विवाद पर बीजेपी बिल्कुल अलग थलग पड़ गई थी, यहाँ तक कि RSS ने भी बीजेपी से दूरी बना ली। इसके अलावा अजित पवार गुट के नेता ने भी इस विवाद का समर्थन नहीं किया, जिसके बाद बीजेपी अकेले पड़ती दिखाई दे रही थी। तो शायद यही वजह है कि फडणवीस के तेवर अब बदले बदले दिखाई दे रहे हैं। जबकि इससे पहले उन्होंने जब कब्र खोदने वाला बयान दिया था तो जानकारों का कहना था कि उन्होंने ये बयान समुदाय विशेष पर निशाना साधते हुए ही दिया है। नागपुर हिंसा पर फडणवीस सरकार घिरी हुई है, तो एक्स के प्रमुख एलन मस्क ने भी केंद्र सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक्स ने केंद्र सरकार के खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट में मुकदमा दायर किया है। कंपनी का आरोप है कि केंद्र सरकार उसके खिलाफ IT एक्ट का मनमाने ढंग से इस्तेमाल कर रही है, जिससे उसके कामकाज को नुकसान पहुंच रहा है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। एलन मस्क की कंपनी एक्स ने केंद्र सरकार के खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट में मुकदमा दायर किया है।
कंपनी ने तर्क दिया है कि केंद्र सरकार उसके प्लेटफॉर्म पर कंटेंट ब्लॉक करने के लिए आईटी एक्ट का मनमाने ढंग से इस्तेमाल कर देश में उसके कामकाज को नुकसान पहुंचा रही है, जिससे अनचाही सेंसरशिप पैदा हो रही है। एक्स ने अपनी याचिका में तर्क दिया है कि केंद्र सरकार द्वारा आईटी एक्ट की धारा 79(3)(b) का उपयोग एक गैरकानूनी पैरेलल कंटेंट ब्लॉकिंग सिस्टम बनाता है और ये 2015 में श्रेया सिंघल मामले में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन करता है, जिसमें कहा गया था कि कंटेंट केवल सक्षम अदालत के आदेश या धारा 69A के तहत निर्धारित प्रक्रिया को फॉलो करते हुए ही ब्लॉक किया जा सकता है। आईटी एक्ट के मुताबिक अगर एक्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सरकार के कहने पर भी यही कंटेंट नहीं हटाते या ब्लॉक नहीं करते तो उन्हें अपना कानूनी संरक्षण गंवाना पड़ सकता है। एक्स ने अपनी याचिका में कहा है कि आईटी एक्ट की धारा 69A के केवल विशिष्ट कारणों जैसे कि राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामलों में कंटेंट ब्लॉक करने की अनुमति देती है और इसके लिए बाकायदा एक रिव्यू प्रोसेस की आवश्यकता होती है। इसके विपरीत धारा 79(3)(b) में कोई स्पष्ट नियम नहीं है और ये धारा अधिकारियों को उचित जांच के बिना कंटेंट ब्लॉक करने की अनुमति देता है। कंपनी ने कहा है कि आईटी एक्ट की ये धारा भारत में सेंसरशिप को बढ़ावा दे रही है। एक्स का कहना है कि केंद्र सरकार के इन कार्रवाइयों से भारत में उसके कारोबार को नुकसान पहुंच रहा है। कंपनी का कहना है कि ये उपयोगकर्ताओं पर निर्भर करता है कि वो वैध जानकारी साझा करें और उसे डर है कि इस तरह के बेतरतीब ब्लॉकिंग आदेश उसके प्लेटफॉर्म और उपयोगकर्ता के भरोसे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब ये मामला कहां जाकर थमता है, ये देखना होगा। सरकार आईटी एक्ट के नाम पर अपने खिलाफ पोस्ट करने वालों पर एक्शन लेने का दबाव एक्स पर बना रही है। किसान आंदोलन के समय प्रदर्शनकारी किसानों के एक्स अकाउंट भी बैन किए गए थे, लेकिन अब तो किसानों पर सीधे ही कार्रवाई कर दी गई है। पंजाब पुलिस ने शंभू और खनौरी बॉर्डर पर बैठे किसानों पर बड़ा एक्शन लिया है। पंजाब पुलिस ने किसानों के अस्थायी बसेरे को तोड़ दिया। देखिए रिपोर्ट। पंजाब और हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर बैठे किसानों पर पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया। पंजाब पुलिस ने पिछले काफी वक्त से बंद हरियाणा पंजाब के शंभू और खनौरी बॉर्डर को जबरन खाली करा दिया। वहां आंदोलन कर रहे किसानों को भी हटा दिया गया है। साथ ही प्रदर्शन स्थल पर बनाए गए बसेरों को भी तोड़ दिया गया। बसेरों को हटाने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया गया। किसानों के मंच से पंखे भी हटा दिए गए। इससे पहले केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, पीयूष गोयल, प्रहलाद जोशी के साथ किसान नेताओं की बातचीत के तुरंत बाद कई किसानों को हिरासत में लिया गया। इनमें सरवन सिंह पंधेर, अभिमन्यु कोहाड़, जगजीत सिंह डल्लेवाल, मंजीत राय, काका सिंह कोटड़ा और सुखविंदर कौर समेत कई किसान नेता शामिल हैं, जिसको लेकर किसान भड़क उठे हैं। वहीं विपक्ष ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी और पंजाब की आप सरकार को किसानों का अपराधी बताया और उनके ऊपर किसानों को धोखा देने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, कांग्रेस अध्यक्ष ने बीजेपी पर तंज कसते हुए उसके शासित राज्यों में किसानों पर हुई घटनाओं को भी याद दिलाया। खड़गे ने एक्स पर लिखा कि ऐसा लगता है कि दोनों ही पार्टियों ने देश के अन्नदाता के विरोध में सांठगांठ कर ली है। पहले किसानों को पंजाब सरकार ने बातचीत के लिए बुलाया, फिर उनको जबरन धरना स्थल से हटा लिया गया। वहीं इस मुद्दे पर कांग्रेस ने संसद में मकर द्वार पर प्रदर्शन किया। कांग्रेस के प्रदर्शन में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी शामिल हुए। कांग्रेस के सांसदों का कहना है कि ये मसला बातचीत के जरिए हल किया जाना चाहिए था। उन्होंने किसानों को जबरन हटाए जाने को गलत ठहराया। तो वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि हमारी लड़ाई तो केंद्र सरकार से है, लेकिन पंजाब सरकार तो बेवजह इसमें कूद गई है। हमारी यही मांग है कि किसानों को रिहा किया जाए, नहीं तो पूरा आंदोलन पंजाब में चलाया जाएगा। अगर सरकार कार्रवाई करने में विफल रहती है तो पूरे देश में विरोध प्रदर्शन जारी रहेंगे। संसद में भी किसानों के मुद्दे की गूंज सुनाई दी तो बिहार विधानसभा में जबरदस्त बहस देखी गई। बिहार में बजट सत्र के इस 13वें दिन दोनों सदनों में अपराध और कानून व्यवस्था पर सियासी संग्राम का नजारा दिखा गया। नीतीश कुमार और राबड़ी देवी के बीच विधान परिषद में जमकर तीखी नोकझोंक हुई। राबड़ी देवी ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया तो नीतीश कुमार उन पर बरस पड़े। तो क्या कुछ हुआ इस दौरान, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। बिहार में बढ़ते अपराध पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में भारी भिड़ंत हो गई। विपक्षी सदस्य वेल में पहुंच गए, सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी नेता राबड़ी देवी के बीच तीखी बहसबाजी देखने को मिली। राबड़ी देवी ने बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया। उन्होंने नीतीश सरकार पर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई न करने का आरोप लगाया तो नीतीश कुमार भी भड़क उठे। सीएम ने आरजेडी के शासनकाल पर सवाल उठाते हुए पलटवार किया। सीएम नीतीश ने राबड़ी देवी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि कोई काम भी बिहार में नहीं हुआ। अगर कोई घटना घटी है तो जांच होगी। जब इनके पति की सरकार थी तो कोई जांच होती थी, कोई काम किया था? हिंदू और मुसलमान का कितना झगड़ा होता था, सब काम हमने किए हैं। ये सब बोलने का कोई मतलब नहीं है। मेरे आने के बाद सारा काम हुआ। खाली पब्लिसिटी चाहते हैं ये लोग, कोई काम नहीं किए हैं ये लोग। खाली हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होता था। क्या चीज के लिए आप सीएम बनी? पति हटा तो आप सीएम बनी। इस पर पलटवार करते हुए राबड़ी देवी ने कहा कि पूरे बिहार में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभाल सकते ये लोग। सरकार सिर्फ कागज पर चल रही है।
बिहार में जंगल राज हो गया है। दोनों दिग्गजों के बीच की इस तीखी नोकझोंक को बिहार की राजनीति में बढ़ते तनाव का संकेत माना जा रहा है। बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश सरकार बुरी तरह से घिर गई है। तो ऐसा ही कुछ मामला ओडिशा से भी सामने आया है। ओडिशा में बीजेपी की सरकार बनते ही दोषियों के हौसले बुलंद हो गए हैं। 25 साल पुराने मामले में एक दोषी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और अपनी रिहाई की मांग की है। अब दोषी की इस मांग की टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं। तो आखिर क्यों घिर गई है ओडिशा की सरकार, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। ओडिशा में नवीन पटनायक का 24 सालों का किला ढहा और बीजेपी की सरकार बन गई। अब जानकार कह रहे हैं कि बीजेपी राज्य को संभाल नहीं पा रही है। ये आरोप अब और भी ज्यादा गहरे हो गए हैं और इसकी वजह है 25 साल पुराना एक मामला। दरअसल 1999 में ग्राहम स्टेन्स और उनके 2 नाबालिग बेटों की जान लेने वाले दोषी दारा सिंह ने अपनी रिहाई की मांग की है। उसने 25 साल से ज्यादा वक्त जेल में बिताने के आधार पर उम्र कैद की सजा माफ करने की गुहार लगाई है और अब सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा सरकार से उसकी सजा माफी याचिका पर 6 हफ्तों में फैसला लेने को कहा है। दरअसल ये घटना है 23 जनवरी 1999 की, जब ओडिशा के क्योंझर जिले के मनोहरपुर में ऑस्ट्रेलिया के ईसाई मिशनरी ग्राहम स्टेन्स और उनके 2 नाबालिग बेटे फिलिप और टिमोथी की जान ले ली गई थी। रविंद्र पाल उर्फ दारा सिंह को इस मामले में दोषी पाया गया। उसे निचली अदालत ने फांसी की सजा दी थी। 2005 में ओडिशा हाईकोर्ट ने उसे उम्र कैद में बदल दिया। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी सजा को बनाए रखा और अब 25 साल बाद उसने रिहाई की मांग की है, ये दलील देते हुए कि वो बिना किसी पैरोल के 25 साल से ज्यादा वक्त जेल में बिता चुका है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जान लेने के मामले में दोषी पेरारेवलन को भी सुप्रीम कोर्ट ने इसी आधार पर रिहा किया था और अब दारा सिंह की याचिका पर 9 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा सरकार को नोटिस जारी किया था। अब जस्टिस मनोज मिश्रा और केवी विश्वनाथन की बेंच ने कहा है कि राज्य सरकार 6 हफ्तों में उसके आवेदन पर फैसला ले और कोर्ट को इसकी जानकारी दे। ऐसे में अब दारा सिंह की याचिका की टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि 24 साल से नवीन पटनायक की सरकार थी, तब तक इस दोषी की इतनी हिम्मत नहीं थी। लेकिन अब जब राज्य में बीजेपी की सरकार आ गई है तो दोषी ने रिहाई की मांग कर दी। ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या ये कदम उसने किसी की शह पर उठाया है, ये देखने वाली बात है। फिलहाल कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। बीजेपी सरकार में कानून व्यवस्था को लेकर अपराधियों के बढ़ते हौसलों को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। तो सवाल केंद्रीय एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर भी उठ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं और अब मद्रास हाई कोर्ट से ईडी को कड़ी फटकार लगी है। तो क्यों हाई कोर्ट में ईडी की लगी क्लास, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। मद्रास हाई कोर्ट से ईडी को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने ईडी की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। मद्रास हाई कोर्ट ने ईडी को तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन यानी टैस्मैक पर हाल ही में की गई छापेमारी के दौरान जब्त किए गए दस्तावेजों पर कोई कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है। कोर्ट तमिलनाडु सरकार और टैस्मैक की याचिका पर सुनवाई कर रहा था जब उसका ये फैसला आया। दरअसल टैस्मैक तमिलनाडु सरकार के स्वामित्व वाली एक कंपनी है जो राज्य में मादक पेय पदार्थों की थोक और खुदरा बिक्री पर एकाधिकार रखती है और 6 मार्च को ईडी ने चेन्नई में टैस्मैक के हेडक्वार्टर के साथ साथ तमिलनाडु भर में कई डिस्टिलरी और बॉटलिंग इकाइयों पर छापेमारी की। एजेंसी ने टेंडर में हेरफेर, बेहिसाब नगद लेन देन और खुदरा दुकानों पर ज्यादा कीमत जैसे मुद्दों का हवाला देते हुए 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाया। ईडी की इस छापेमारी के खिलाफ राज्य और टैस्मैक ने संयुक्त रूप से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उनका तर्क है कि छापेमारी शुरू करने से पहले ईडी को राज्य सरकार से इजाजत लेनी चाहिए थी। कोर्ट में सरकार की तरफ से पेश वकील ने दलील दी कि ईडी की ये कार्रवाई उसके अधिकार का दुरुपयोग है। ईडी जांच के बहाने टैस्मैक के अधिकारियों को डरा रहा है, जबकि उसके पास कोई ठोस सबूत भी नहीं है। उन्होंने दावा किया कि केवल ईडी के निदेशक या उप निदेशक के पास ही इस तरह की छापेमारी करने का कानूनी अधिकार है। वहीं ईडी ने बताया कि ये कार्रवाई तमिलनाडु में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज कई मामलों पर आधारित थी। हालांकि कोर्ट में ईडी ये साबित करने में असमर्थ था कि कौन से दस्तावेज जब्त किए गए थे। इसलिए कोर्ट ने एजेंसी को आगे कोई भी कार्रवाई न करने का निर्देश देते हुए इस पर जवाब देने का आदेश दिया। मामले की सुनवाई 25 मार्च को होगी। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। दुनिया के तमाम मोर्चों पर विश्व गुरु के देश की थू कम नहीं हो रही थी, तो वहीं पर हैप्पीनेस इंडेक्स ने खबर दी है कि भारत की स्थिति खुशहाल देशों की सूची में खराब है। वहां पर पाकिस्तान और नेपाल खुशहाली के मामले में भारत से ऊपर हैं। उस चार्ट में नेपाल 92 नंबर पर है तो भारत 118वें नंबर पर चला गया है। सरकार
अगर चाहती तो देश खुशहाल हो सकता था, लेकिन जब सरकार का ध्यान जनता पर न हो और सिर्फ अपने दोस्तों को ही खुश करने का हो तो क्या किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।